एपिसोड की शुरुआत में कैगेत्सु, जिसके अंदर रैरिन की आत्मा है एंड अब 4 दिन हो गए हैं उस बॉडी में, वो सुबह सुबह उठ के अंगड़ाई ले मौसम की तारीफ करती है कि इतने अच्छे मौसम में खेती करने का अलग ही मजा है। फिर अपने उगाए हुए सब्जियों को खाने लगी कि मैं जितना मन चाहे खेती कर सकती हूँ एंड कभी भी थक के बेहोश नहीं होंगी। बिना किसी रोक टोक के रात भर उठी रह सकती हूँ, टेस्टी टेस्टी खाना खा सकती हूँ। अच्छा स्वास्थ्य होना कितना ज़्यादा बढ़िया है। फिर सवाल करती है कि हे भगवान, क्या मुझे अनुमति है इतने खुश रहने की? मेरे एक्सरसाइज करने की वजह से मेरे लंबे हाथ और भी मजबूत हो गए हैं। हाय, मैं कितनी खुश हूँ। इतने स्ट्रांग होने के साथ साथ मैं अपने 6 ऐप भी बनाना चाहती थी, पर वो 3 दिन में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर सीरियस हो कहती है कि 3 दिन में होने वाले कोस्ट फेस्टिवल तक मुझे थोड़ी सी छूट मिल जाए तो मैं लेडी कैगत्सू से दोबारा मिलना चाहूँगी। फिर अपनी आखिरी मीटिंग याद करती है रेरिन के साथ कि उस दिन के बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैं जानना चाहती हूँ कि लेडी कैगत्सू आखिरी में चाहती क्या है, इसलिए हमारा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी लिली कहती है कि क्या बड़बड़ा रही है तू सुबह सुबह, जिसे कैगत्सू प्यार से गुड मॉर्निंग कह तारीफ करती है कि अच्छा किया तूने इतनी जल्दी उठ के। वो मुंह बना कहती है कि भाई तेरे मुंह से ये सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जो अपनी दासी से पहले उठ चुकी है। फिर अंदर जा अपना मुंह धोने लगी, जिसे देखते हुए कैगत्सू बताती है कि उस दिन के बाद से लिली हर दिन मेरे साथ ही खा पी एंड सो रही है एंड मुझे खुशी है कि वो मेरे साथ यहाँ पर रह रही है। फिर जोश में कहती है कि आज के दिन को भी धमाकेदार तरीके से जिएंगे, जिसे सुन लिली एक्सप्रेशन देती है कि क्या कह रही है लड़की। फिर कैगत्सू ब्रेकफास्ट बनाने जाने लगी थी कि लिली विनती करती है कि भाई हर दिन आलू खा के मैं पक गई हूँ। कैगत्सू कहती कि भाई बिल्कुल भी टेंशन मत ले, आज मैं उसे दूसरे तरीके से बनाऊंगी। फिर सीन कट होता है जब लिली शॉक्ड हो जाती है कैगत्सू को बिना झिझक के अपने पालतू मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए कि ये लड़की जब से इस घर में आई है तब से वो कुछ ज़्यादा ही मज़े से नहीं जी रही। फिर याद करती है जब उसने कैगत्सू पर किदौले फेंक दिए, मगर कैगत्सू तो उल्टा उनको पाके खुश हो गई कि किदौले हमारे खेत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसे देख लिली शॉक्ड। अब दूसरी बार कैगत्सू की डॉल बनाकर उस पर शराब वराब करने की कोशिश करी, लेकिन कैगत्सू उसको इग्नोर कर कहती है कि इस डॉल को मैं अपने सुई धागे के सुई के लिए रख सकती हूँ। ये सुन लिली दोबारा शॉक्ड। अब तीसरी बार वो टट्टी लेके कैगत्सू पर फेंक देती है, लेकिन कैगत्सू खुश हो कहती है कि ये मेरे खेत के लिए एक अच्छा खाद का काम करेगा, जिसे सुन लिली अल्टीमेट वाली शॉक्ड हो जाती है कि कैसे मैं इसको हर दिन परेशान या बुली कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर रहा। पर अगर मुझे शुभ पैलेस से बाहर निकलना है तो मुझे आज ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना होगा। एंड फिर सोच में पड़ जाती है लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, जिसे देख के कैसे सोचती है कि आज कैसे परेशान करेगी लिली मुझे मेरा मतलब है कि सेवा करेगी मेरी। मगर फिर खुश एंड एक्साइटेड हो कहती है कि बहुत अच्छा होगा कि वो चाकू वाकू का इस्तेमाल करे, जिसका एक्सप्रेशन को देख लिली कहती है कि तू पक्का कुछ गंदे चीज़ों के बारे में सोच रही है ना। कैगत्सू चौंक जाती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब कैगत्सू मधुमक्खियों को थैंक्स बोल लिली से पूछती है कि उसे क्या पसंद है, नमक या फिर शहद। वो कहती कि कुछ भी कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में लिली कैगत्सू को खाना बनाते देख सोचती है कि क्या कोई इंसान इतने अचानक से बदल सकता है। फिर खाना बनाने के बाद कैगत्सू स्माइल कर कहती है कि चलो खाना खाते हैं, कि कैसे ये इतना सारा काम कर मेरी भी मदद करती हैं एंड कैसे इसको कीड़े तो पसंद भी नहीं थे, मगर वो उन्हें पकड़ खुश हो रही थी, जिसको कैगत्सू ने एक साथ एक ही डब्बे में डाल दिया। लिली कंप्लेन करती कि ऐसे तो वो एक दूसरे को खा जाएंगे। कैगत्सू स्माइल कर कहती है कि वो अपने आप में प्रकृति का नियम है, जिसे सुन लिली डर गई। अब कैगत्सू खाना खाते समय आलू के 2 टुकड़े कर उदासी से कहती है, ले लिली तू बड़ा वाला टुकड़ा खा ले। लिली ये देख चिड़चिड़े मुंह से छोटा वाला पकड़ उसे खाने लगती है एंड कैगत्सू बड़ा वाला पाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इतने टेस्टी खाना खा के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश जाते हैं एंड लिली कैगत्सू के एक्सप्रेशन को देख सोचती है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, मगर फिर होश में आ कहती है कि नहीं नहीं, ये क्या सोच रही हूँ मैं। उसी बीच कैगत्सू कहती हैं कि पक्का कोई बात होगी। लिली का उसको इतना परेशान करने के पीछे कि कितना अच्छा होता अगर मैं डर के रो पड़ती या खून की उल्टियाँ कर देती। लिली कहती कि जब तुझे इतना पता ही है तो मुझे नहीं पता मैं और क्या करूं। वो कहती कि फिर मत करो ना लिली, तुम एक ईमानदार एंड अद्भुत दासी हो, कैसे तुम्हें भी अच्छा लगेगा अपनी दासियों वाले कामों को मन लगा के दोबारा करने में। ये सुन लिली अपनी भड़ास निकालती है कि मेरी इतनी सारी बेइज्जती करने के बाद अब तू तारीफ कर रही है।
तेरे जैसे क्रिमिनल के साथ रहने की वजह से ही मेरी नॉर्मल दासी वाले कामों पर रोक लगा है। अगर मैं तेरे लिए मन लगा के काम करूंगी तो क्या तू मेरे दासी बनने के पद एंड फायदे की गारंटी दे सकती है? कैगेत्सू हिचकिचाती है कि अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो कहती कि मुझे पता ही था, इसलिए अपना मुंह बंद कर एंड चुपचाप बैठ। मगर जब कैगेत्सू ये सुन उदासी वाली चुप हो जाती है। वो देख लिली को थोड़ा बुरा लगने लगा कि नहीं नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, इसी तरीके से मैं अपना रिवेंज लूंगी। मगर फिर और ना सह पाने की वजह से वहां से भाग जाती है एंड भागते भागते कहती है कि मुझे इतना तड़पाने के बाद तू ऐसा मुंह कैसे बना सकती है। अगले ही पल भागती लिली को गाय ऑफ द किन क्लैन रोक देती है, जिसे वहां देख लिली शॉक कि हम तो शाम को मिलने वाले थे ना। पर फिर अपने घुटने पे बैठ आदर करती है। अब गायो निराशा जताती है कि मैंने सुना उन अफवाहों को, मेरा तुझ पे यकीन कर, तुझे गिफ्ट देने के बाद भी तू उस शू कैगेत्सू के साथ हर दिन हंसते खेलते काट रही है। लिली कुछ नहीं बोल पाती कि जिस इंसान को परेशान किया जा रहा है वो क्यों इतने मजे कर रहा है, या फिर कहीं तूने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। लिली एकदम से मना करती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भगवान कसम मैं सच में उसको परेशान कर रही हूँ। गायो कहती कि अच्छा, तो तू शू कैगेत्सू के लिए किसी भी प्रकार की लॉयल्टी नहीं रखती, या फिर उसने तेरा मन जीत लिया हो। वो चिंता टेंशन में कहती है कि नहीं, ना मैं उसके लिए लॉयल हूँ, ना ही उसने मेरा मन जीता है। गायो कहती कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार तुझे माफ कर देती हूँ, जिसके लिए लिली उसे थैंक्स कहती है। लेकिन फिर गायो लिली को फेंक के खंजर देती है कि अगली बार तो इसका इस्तेमाल करना। लिली पूछती है लेकिन किसके लिए? गायो कहती कि मैं वो तेरे ऊपर छोड़ देती हूँ, लेकिन कोई सबूत जरूर लाना लेडी साइका को दिखाने के लिए, चाहे तू उसके बाल काटे या फिर उसका दिल। लिली घबरा के कहती है परेशान करना बहुत अलग है खून करने से, अगर मैं एक मेडन को कुछ भी करती हूँ तो मुझे एकदम से मार दिया जाएगा, तो मैं क्या करूँ? गायो कहती है। लिली शॉक, तुझे सच में अपनी औकात का पता नहीं? जब से तूने मेरे हेयर पेन को लिया था तब से तेरी जान मेरे हाथों में है। अगर तू नहीं करना चाहते तो मैं ईगल आई कैप्टन को बुला तेरा खात्मा करवा दूंगी। मैं एक आइवरी सिल्क लेडी एंड तू एक नचनिया की बेटी, किस पे वो भरोसा करेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब लिली न बल्कि शॉक बल्कि अंदर से इतना डर जाती है कि वो एक भी शब्द बाहर नहीं निकाल पाती। लिली, तेरे जैसी नचनिया की बेटी को चुपचाप रह के मेरे आदेशों का पालन करना चाहिए। लिली उसके पास दौड़ रुकने को कहती है, मगर गायो एक लात मार उसे नीचे पानी में गिरा देती है कि हाथ मत लगा मेरे पे, एक चुईया की तरह अपना काम कर एंड फिर चारा लेने आ जाना। अब लिली को ऐसा लगने लगा कि वो चारों ओर से घिर चुकी है एंड उस पे अब कोई और रास्ता नहीं बचा जो उसे पागलपन की ओर धकेल देता है। अगले सीन में प्रिंस गोमे एंड शिन एक साथ कॉरिडोर में चल रहे होते हैं एंड प्रिंस शिन को कहता है कि भाई तो अपने बोरिंग एक्सप्रेशन का कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है कि हर दिन लेडी रेडेन से मिलने की वजह से मेरे चेहरे का रंग उतर गया है। प्रिंस स्माइल कर कहता है कि मेरे पे टॉन्ट मत मार, जब से हम मिले हैं तब से तेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सा भी नहीं बदला। अब फ्लैशबैक में प्रिंस शिन से पहली बार मिल कहता है कि तू मेरा छोटा भाई है, हम कितने अलग दिखते हैं जब हमारे पापा एक ही हैं। तेरी नीली आंखें तेरी माँ से मिली होंगी ना तुझे? एंड सवाल करता है पर तू इतना बेफिक्र एक्सप्रेशन क्यों बना रहा है? लड़ाई का मैदान कैसा था? शिन चिल हो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, लड़ाई का मैदान सिर्फ इंसानों को मारने की जगह थे। ये सुन प्रिंस हंस पड़ता है कि बहुत बढ़िया, तेरी मरी हुई मछलियों जैसी आंखें मुझे बहुत पसंद आई। अब शिन कहता है कि मैं आपकी तारीफ करने की वजह से अभी तक वैसा का वैसा ही हूँ, पर मुझे नहीं लगा था कि आप एक नरम ये प्यारी लड़कियों के दीवाने हो। प्रिंस स्माइल कर रुक के कहता है कि तुझे लगता है कि रैरिन नरम या कोमल है? वो कोकलैंड की एक काबिल एंड शानदार लड़की है। जब उसे मुझसे मिलाया गया था तो बाकी लड़कियों की तरह वो एक पल के लिए भी मुझे देख नहीं शर्माई। उसे कम समझने की गलती मत करना। पर लगता है कैगेत्सू के कर्मकांड की वजह से उसे धक्का लग गया। मुझे तो टेंशन हो रही है उसके डबल 7 फेस्टिवल के बाद इतना अलग बर्ताव करने की वजह से। शिन बताते कि अलग की बात हो ही रही है तो शू कैगेत्सू भी लायन जजमेंट के बाद से काफी नरम दिल हो गई है। प्रिंस कहता है कि मैं शू कैगेत्सू के लिए ज्यादा बुरा तो नहीं कहूंगा, पर जो काम उसने करे हैं वो सारे विलनस वाले हैं। तेरे कैप्टन बनने से पहले भी उसने एक इनुज पे झूठे इल्जाम लगा के उसको मरवाने की कोशिश की थी। तभी बुंग को हाफते हुए वहां पहुंच के आदर सम्मान कर प्रिंस की परमिशन ले शिन को बताता है कि अभी अभी उड़ते हुए खबर आई है मेडन कोर्ट के जासूस से कि कोई नीचे दर्जे वाली दासी अपने हाथ में खंजर ले शू पैलेस जा रही है। उनके अनुसार उसकी चाल ढाल सही नहीं लग रही। शिन पूछता है तो उसे रोका क्यों नहीं?
बुंको बताते कि हम आपकी तरह कोर्ट में आसानी से नहीं जा सकते एंड शायद वो वैसे भी शू कैगत्सू के कबाड़ खाने मेरा मतलब है कि घर जा रही थी। शिन कहते कि अच्छा, अगर शू कैगत्सू को कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं। एंड फिर प्रिंस की ओर देखता है जो एक गहरी सोच में था। अगले सीन में कैगत्सू अपने आप को कोस रही थी कि वो लिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। कैसे बहुत मुश्किल है लिली जैसी दासी को पाना जो अपने फीलिंग्स या इमोशंस इतनी ऑनेस्टी से आपके साथ शेयर करे। कैसे मेरे जेवरात तो सारे को पैलेस में रह गए तो मैं उसको कुछ भी नहीं दे सकती। लेकिन फिर अपने आप को थप्पड़ मार मोटिवेट करती है कि अभी टाइम है धूम मचाने का। एंड फिर घर के अंदर जाने लगी जहाँ वो लिली को देख खुश जाती है कि लिली तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। मगर लिली तो उसके युकातों को खंजर से काट फाट रही थी। कैगत्सू शॉक्ड पूछती है कि लिली तुम ये क्या कर रहे हो। लिली अपने गुस्से में धुत आंखों से पीछे मुड़ कहती है कि ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कैगत्सू उसको शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन लिली खंजर को कैगत्सू की ओर कर कहती है कि चुप, मैं कुछ भी कर लूं। वो लोग मुझे हमेशा एक नचनिया की बेटी कह देते हैं, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कैगत्सू उसे दोबारा शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन लिली उसकी एक न सुन उसे अपने पास आने तक रोक देती है कि अब मेरे लिए सब कुछ, हाँ सब कुछ खत्म हो गया है। एंड फिर अपनी पूरी भड़ास, गुस्सा एंड सारी इमोशंस जो अभी बाहर आ रही हैं उनको ले कैगत्सू पर हमला कर देती है। कैगत्सू उसको आराम से डॉज कर ही रही थी कि उसके बाल कट गए। अब दोबारा लिली अपनी पूरी भड़ास को बाहर निकाल कैगत्सू पर हमला करती है लेकिन शिन कैप्टन ऑफ द ईगल आई उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है कि ये क्या कर रही है तू, एंड उसे नीचे जमीन में दबोच लिया। फिर कैगत्सू से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। कैगत्सू शिन एंड बुंको को देख पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। शिन बताता है कि प्रिंस के आदेश अनुसार हम आपको बचाने आए हैं क्योंकि प्रिंस को बुरा लगा कि उनके बर्ताव की वजह से शायद औरों को लगा कि अगर वो कैगत्सू के साथ कुछ करते हैं तो प्रिंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे इनर कोर्ट के अंदर खून खराबा लागू नहीं है एंड जो वो रूल तोड़ेगा उसको दर्दनाक सजा मिलेगी। इसलिए मैं दोबारा पूछता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। ये सुन लिली डर गई कि अब मेरा अंत निश्चित है एंड रोने लगी। मगर कैगत्सू थोड़ा सोच कहती है कि लिली उसका हेयर कट कर रही थी। ये सुन न बल्कि लिली पर शिन भी शॉक्ड। क्या कहा तुमने। कैगत्सू दोबारा स्माइल कर बताती है कि वो मेरे साइड के बालों को काट रही थी। शिन कहता है कि तुझे जिसको विलनस कहा जाता है उसे किसी की मदद करना शोभा नहीं देता और तुझे लगता है कि ये बहाना अभी इस सिचुएशन में काम करेगा। वो कहती कि बहाना नहीं, ये सच है। लिली की क्या फीलिंग थी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आखिर में तो यहाँ सिर्फ मेरा बाल ही कटा है, जो चीज कभी हुई ही नहीं उसके बारे में सोचना या फिर शक करना सिर्फ मेहनत की बर्बादी है। ये सुन शिन एंड बुंको शॉक एंड लिली भी कि ये लड़की आखिरी में है कौन। फिर कैगत्सू शिन को साइड होने को कहती है कि मुझे मेरी रोती दासी के कपड़ों को चेंज करना है एंड फिर लिली को संभालने आगे बढ़ी। बुंको थोड़ा हिचकिचा के पूछता है कि क्या आप और कुछ नहीं कहना चाहते। कैगत्सू बताती कि फिलहाल अभी करने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं एंड फिर अपना हाथ जोड़ उनको वहां से जाने का इशारा करती है जिनको अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। अब वापस जाते समय शिन कहता है कि शू कैगत्सू सच में अलग बर्ताव कर रही है। बुंको अपनी सहमति जताता है, इसलिए सावधानी से बनाई गई रिपोर्ट प्रिंस को देनी पड़ेगी। बुंको दोबारा अपनी सहमति जताता है, इसलिए बढ़िया होगा कि बुंको वो रिपोर्ट तू लिखे। लेकिन अब बुंको अपनी सहमति नहीं जताता। अब कैगत्सू लिली को अपने गंदे कपड़े से बाहर आने को कहती है एंड मेरी तरफ अपनी पीठ भी कर। लिली कहती कि ताकि तू मुझे चाबुक से मार सके। कैगत्सू कहती कि नहीं रे पगली, तू क्या बात कर रही है एंड तेरी रोज की जोशीली आवाज कहाँ चली गई। फिर कैगत्सू अपना कपड़ा उठा के लिली के ऊपर रख देती है कि लिली तू एक बहुत नरम दिल इंसान है, कपड़े को थोड़ा एडजस्ट करने के बाद वो तेरे पे बहुत अच्छा लगेगा। लिली शॉक्ड कि तू क्या बात कर रही है। कैगत्सू स्माइल के साथ बताती है कि मैं तेरे को कपड़े गिफ्ट करने की बात कर रही हूँ एंड सबसे अच्छी बात कि ये तेरे लाल बालों एंड आंखों से मैच करता है एंड मुझे बस पता है कि ये तेरे पे बहुत बढ़िया लगेगा। लिली अपने कपकपाते हाथों से कपड़े को पकड़ कहती है कि मैं एक लाल कलर पहनूंगी जो सिर्फ अपर कोट की दासियां पहन सकती हैं, क्योंकि तू मेरी एक प्यारी एंड महत्वपूर्ण दासी है, इसलिए दिक्कत की कोई बात ही नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि मैं तुझे कुछ दे सकती हूँ। लिली शॉक्ड। लिली ध्यान से सुन कि अपने हाथ धोना, साफ रहना एंड हंसना एक अच्छे एंड खुशहाल जिंदगी का सीक्रेट है एंड अगर तू मेरी पर्सनल दासी है तो तुझे ये 3 चीजें हमेशा करनी पड़ेंगी
एंड ये सब बताते समय कैगेत्सू लिली के चेहरे को अपने हैंकी से साफ कर रही होती है। फिर लिली अपनी दर्द भरी आवाज से कहती है, लेकिन मैंने तेरे पे खंजर से हमला किया था। कैगेत्सू चिल होकर उसे समझाती है कि भाई थोड़ा सा बाल ही तो कटा है और कुछ नहीं। ये सुन लिली अपने शरीर को छोटा करने लगती है। कैगेत्सू उसको संभाल कहती है कि ऐसा मत कर, ये तेरी पीठ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उल्टा अपनी छाती फैला, अच्छे से सांस ले एंड आगे की तरफ देखा कर। अगर तू अपनी अच्छे से देखभाल नहीं करेगी तो तेरी मम्मी तुझे जरूर डांट लगाएगी। वो एक बाहर देश की डांसर थी ना, जो इस देश में बिना हथियार सिर्फ अपने शरीर की मदद से रही, जो चीज सैनिक लोग हथियार के साथ भी नहीं कर पाते। इसलिए तुझे जीना चाहिए ताकि तू अपने माँ के लिए एक ऐसी बेटी बन सके जिस पे वो बहुत गर्व करते हों। अब ये सब सुन लिली के आंखों से आंसू आने लगे कि क्यों क्यों कैगेत्सू ये सारी बातें कह रही है। एंड फिर अपनी माँ की झलक याद करती है कि लिली मेरी प्यारी बेटी, ये जरूर याद रखना कि एक लड़की को हमेशा अपना सर ऊंचा रखना चाहिए। एंड अपनी माँ की स्माइल के तुरंत बाद कैगेत्सू की स्माइल को देख लिली फाइनली अपनी फीलिंग्स को समझ कैगेत्सू को सॉरी कहती है। आपसे अच्छे से बात ना करने के लिए, आपको इतना परेशान करने के लिए, आपके कपड़े को फाड़ने के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिसको कैगेत्सू माफ़ कर ऊपर खड़ा करती है कि मैंने कह तो दिया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। उससे ज़्यादा मुझे दुख है कि तुम पे इतना दबाव पड़ा लेकिन मैं उसको देख नहीं पाई। एंड फिर लिली को अपने सीने से गले लगा देती है, जो अभी भी रोई रही होती है एंड सोचती है कि कैगेत्सू अब बदल गई है सच में पूरी तरह से। एंड और भी ज़्यादा कैगेत्सू को टाइट कर गले मिलती है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ और गायों का हेयर पिन उसे वापस कर दूंगी। अब मैं कैगेत्सू को ना परेशान कर सकती हूँ और ना ही उसे कभी बिट्रे कर सकती हूँ, चाहे उसके बदले मुझे ही क्यों ना जेल जाना पड़े। अब माहौल ठंडा होने के बाद कैगेत्सू लिली से पूछती है, अब असली मुद्दे की बात करते हैं कि कौन था वो जिसने तेरी स्माइल को छीना एंड मजबूर किया तुझे ये सोचने पे कि ये तेरा अंत है। प्लीज बता मुझे लिली, कौन बेवकूफ था वो जिसने मेरी प्यारी दासी पर इतना दबाव डाला। एंड कैगेत्सू के इस एक्सप्रेशन को देख लिली को डर सी लगने लगती है। एंड यहीं पे एपिसोड हमारा खत्म होता है। होपफुली दो आई एम एन इनएप्ट विलनस का एपिसोड 3 आपको पसंद आया होगा। आई होप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी इन अनदर वीडियो। बाय बाय।